हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 7 मार्च 2024 को समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम आज के इस वीडियो में समाज शास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी एक वायरल मॉडल पेपर है। वो हर साल आने वाले इस मॉडल पेपर में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके समाज शास्त्र में आने वाले हैं। यानी इस मॉडल पेपर का पूरा हल करके आप लोगों को देने वाले हैं, पूरा सोल्यूशन इसका हम देंगे आपको। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 30 से 40 नंबर मेरी गारंटी स्टूडेंट, यदि आप इसको देख लेते हैं पूरा वीडियो, तो 30 से 40 नंबर इसी मॉडल पेपर से आपका तैयार हो जाएगा समाज शास्त्र में। सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा? बहुविकल्पीय प्रश्नों से। बहुविकल्पीय प्रश्नों से हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है और सही उत्तर पुस्तिका में, यानी जो सही विकल्प है उसको अपनी कॉपी में लिखना है। समाज शास्त्र का यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने कॉपी लिखना बताया, यानी A to Z कि बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखना है 7 मार्च को, पूरी जानकारी दिया हुआ है। नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है समाज शास्त्र का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है स्टूडेंट, और इसको आप हमारे साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी हमारे साथ में भी इसको हल कीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, वर्ष 1990 तक भारत के किस बंदरगाह से ब्रिटेन को सर्वाधिक क्या कपास निर्यात किया जाता था? आपके विकल्प में देखिए, यानी ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आपका मद्रास, बी सूरत, सी आपका मुंबई बंदरगाह जो, और कलकत्ता जो कि अब कोलकाता भी हो चुका है। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपको पता है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बम्बई, यानी मुंबई बंदरगाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए निम्न में से क्या है पूछा गया है कि निम्न में से किसने सती प्रथा का विरोध किया था? 1 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए, ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या सी क्या है वीरे सलिंगम, या डी रामकृष्ण परमहंस। तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इसको हमने काफ़ी बार बताया, खासकर आपकी सोशियोलॉजी में। इनमें से आपका ए हो जाएगा। कब किया था, यानी इसका विरोध कब किया था? 4 दिसंबर, याद रखिएगा 4 दिसंबर स्टूडेंट 1829 में 4 दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का क्या है विरोध किया था। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया कि ग्रामीण, यहाँ पर देखिए मैं दिखा दूं, देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि ग्रामीण भारत में जीविका का एकमात्र साधन क्या है? तो ये भी सबका, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सभी को पता होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कृषि। क्योंकि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कृषि एकमात्र जरिया है। उन लोगों को क्या है, उनके बाल बच्चों का देखभाल हो सकता है, उनसे पूरी जो ज़रूरत है वो कृषि ही है। जैसे शहर में होते हैं वो जॉब कर लेते हैं या कोई भी सेक्टर में प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो कृषि आधारित पर ही रहते हैं। उनका जो पालन पोषण, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी होता है वो कृषि से रिलेटेड ही होते हैं। वो कृषि में काम करते हैं, उससे जो धनराशि होती है वो अपनी जरूरत के संबंधों, क्या जरूरत के कामों में वो लाते हैं। तो इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि पर आप बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिएगा जब ये क्वेश्चन आए। चौथा देखिए क्या है, उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषि संकट, लघु उद्योगों का प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता, या डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको 1 नंबर दिलाकर जाएगा। और इनमें से किसी का भी आपको क्या है ऑप्शंस गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी बार बताया है, एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे। इसको हमने जियोग्राफी में भी काफ़ी बार बताया है, पश्चिमीकरण की अवधारणा के बारे में। समझ में आ गया स्टूडेंट? जो पश्चिमीकरण की अवधारणा दिया था वो एम.एन. श्रीनिवास, यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितने हैं? यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है, तो 73% हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 6 का ए विकल्प है बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न है हमारा,
देखिए ये मॉडल पेपर हम आप लोगों के साथ में हल कर रहे हैं और मॉडल पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और अपने बुक में क्वेश्चन बैंक में जितने भी मॉडल पेपर दिए हुए सारे को सॉल्व कर डालिए क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो मॉडल पेपर दिया होता है वो भी एग्जामिनर के और जो बोर्ड के द्वारा जारी होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? सामान्य भाषा, धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध या क्या है अदालत द्वारा तलाक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामान्य भाषा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बताइएगा। फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारत के जागरण पिता कहा जाता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण क्या है? वीडियो आज का जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा पेपर हम आपको हल करके बताएंगे। क्या है, पूरे पेपर का हम आप लोगों को सोल्यूशन देने वाले हैं कि पूरा पेपर आपका सॉल्व कैसे होगा बोर्ड एग्जाम में, कैसे आप हल करेंगे, पेपर का पैटर्न किस तरह से रहेगा, क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है। समझ में आ गया। सारा डाउट आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो इनमें से जो निम्न में से क्षेत्रवाद का जो प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से आपका डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे भाषाई समानता, क्षेत्रीयता की भावना, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन। तो इनमें से आपका बिल्कुल डी यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉट डैश डैश करके यानी डॉट डॉट किया हुआ है। फिर प्रणाली के अंतर्गत सामान्य निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न है और ये जो डॉट डॉट दिया हुआ इसी में हमारा राइट आंसर आएगा। देखिए कैसे, इनमें से आपका जो विकल्प हो जाएगा 10 का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्वेक्षण। सर्वेक्षण हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। तो देखिए सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्या है, प्रणाली के अंतर्गत सामान्य निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया है जो आपकी सोशियोलॉजी में क्या है पूछे जाते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्या आ जाता है। देखिए अगला हमारा आ चुका है, देखिए अगला हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ चुका है स्टूडेंट? देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है अति लघु उत्तरीय। देखिए ये 3 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, खासकर किसमें? समाज शास्त्र में। और जियोग्राफी में बात की जाए, नागरिक शास्त्र की बात की जाए तो वहाँ पर 2-2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन जो आपके समाज शास्त्र में 3 नंबर का पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर हमने जैसा कि आपको बताया था कि पेरा जो है आपका जो बोर्ड का पूरा पेपर है ये जो जारी हुआ है समाजशास्त्र, इसका हम सोल्यूशन देंगे आपको, पूरा देने वाला है। वीडियो थोड़ा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इससे आपको काफ़ी कुछ क्या है सीखने को मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में इसी से भी काफ़ी प्रश्न आएंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नगरीय समाज की 3 विशेषताएं क्या है। उत्तर में देखिए नगरीय समाज की क्या है 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला, नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। जो कृत्रिम क्या है, औपचारिक होते हैं। दूसरा है नगरीय समाज में वैमलता देखने को मिलती है, यहाँ क्या विभिन्न प्रजातियां, क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसायों के लोग रहते हैं। तीसरा है नगरीय समाज में क्या है, नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है। जो नगरीय समाज क्या है, नगरीय जो समाज में श्रम विभाजन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 11 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों का हमने बता दिया है। ऐसे ही आपको लिखना है, ज़्यादा शब्दों में नहीं देना है, जैसा कि बताया गया था 25 शब्दों में इसका आपको वर्ड में थोड़ा ऊपर होना चाहिए, 50 शब्द से नीचे 25 शब्द से ऊपर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए किस तरह से देना है आपको। उत्तर में देखिए उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से क्या है, अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल एवं मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिम में अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने
जो इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशील की एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर पूरा सॉल्यूशन हमने दे दिया है। वीडियो को आप रोक कर भी क्या है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। क्या है, पूरा आपको लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है, 13 नंबर देखिए, जनतांत्रिक क्या है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसके सामने जैसा कि हमने बताया, उसके सामने ही उसके अंक निर्धारित होंगे कि कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में देना है, उसके लिए आपको कितना नंबर दिया जाएगा। तो अति लघु उत्तरीय 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-3 नंबर का होता है आपका प्रत्येक प्रश्न। उत्तर देखिए, जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग क्या है, जिसमें जो आम लोग जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं, चुनाव से माध्यम से जो है सरकार का चयन करते हैं। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का गठन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, सब क्वेश्चंस को समझिए कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। इतने ही शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने में ही आंसर दे देंगे, आपका पूरा जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कृषक समाज क्या। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, वीवीआई भी कहना गलत नहीं है क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, बोर्ड के द्वारा जारी क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर देखिए, रेडफील्ड ने, यानी जो रेडफील्ड जी हैं, क्या है यहाँ पर देखिए, रेडफील्ड ने कृषक समाज को परिभाषित करते हुए, यानी इनके अनुसार कृषक समाज का एक परिभाषा देखिए कि कृषक समाज को परिभाषित हुए लिखा है कि वह ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जीवन क्या है, कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीकों का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों को क्या है, जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं एवं उनसे प्रभावित होते हैं, उसी को हम कृषक समाज कहते हैं। क्या है, रेडफील्ड के अनुसार, जो रेडफील्ड जी हैं एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार ये परिभाषा दिया हुआ है। समझ में आ गया। देखिए आप लोगों के स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी की तैयारी बहुत ही तगड़ी कराई जा रही है इस समय, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारा जो टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु और विस्तृत यानी 3 टाइप के प्रश्न आपके वो टॉपिक वाली वीडियो में कंप्लीट है, तो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 का सोशियोलॉजी के टॉपिक का वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है। वो क्वेश्चन पूरे बुक से लिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम में उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था है इससे आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न भी आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, उत्तर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देने वाला एक कारक है। कंप्यूटर माउस को दबाने पर क्या है, कंप्यूटर माउस को दबाने मात्र से बैंक, निगम, निधि प्रबंधक और क्या है निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर से उधर भेज सकता है, नर से यानी उधर भेज सकता है, इधर से उधर भेज सकता है। भारत में प्रायः इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले उतार चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। ये उतार चढ़ाव विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने या बेचने के कारण आता है। ऐसे सौदे संचार क्रांति के कारण क्या है, ऐसे सौदे संचार क्रांति के कारण ही संभव हुए हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के बारे में जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, और जो आप लोगों ने फाइनेंस से जो रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहते हैं ये आपके इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उनको अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा पता होगा। जैसे कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, उसी से रिलेटेड ये आपका प्रश्न है। समझ में आ गया। समाज शास्त्र में पूछा गया है। स्टॉक के बारे में आप जानते होंगे, जो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, काफ़ी लोगों ने स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया होगा। LIC की तरह भी समझ सकते हैं आप। समझ में आ गया। देखिए अगला क्या है, यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न, 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि क्या है, भारत में समृद्धि की दर के नकारात्मक रहने का क्या कारण है।
जो नकारात्मक रहने का कारण क्या है ये आपको बताना भैया। देखिए 3 नंबर का आपका प्रश्न है, ये इस प्रकार से देख सकते हैं जैसा हमने आंसर दिया हुआ है, और आप प्लीज़ क्या है जो हमारा समाज शास्त्र का कॉपी वाला वीडियो बना दिया हमने, जाकर वो भी देख लीजिएगा, उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कितने प्रश्न में आंसर देना है। क्या है आपके पास 3 घंटे होते हैं और आपको काफ़ी क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको 3 घंटों को मैनेज करना, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो हमने पूरा तरीका बनाया हुआ है कॉपी वाली वीडियो में, जाकर आप ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है। फिलहाल आज का जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए उत्तर देखिए 1911 से 1921 के बीच समृद्धि दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से क्या है 0.03% रही है सका है, क्या है रही सका है। 1918 से 19 के दौरान 1918 से 1919 के दौरान इन्फ्लुएंजा क्या है इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.2 क्या 1.25 करोड़ लोगों, यहाँ पर देखिए लोगों यानी देश की कुल जनसंख्या 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। ये देखिए यहाँ पे नकारात्मक रहने का कारण क्या था इसका हमने बता दिया है, समझ में आ गया। अगला देखिए 17 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये जो 2023 के पेपर में भी पूछा गया था, आप जाकर पेपर को उठाकर देख सकते हैं। ये 23 में जो पूछा गया था कि सत्यशोधक जो समाज की स्थापना है ये किन्होंने किया था, तो यहाँ पर देखिए उत्तर ज्योतिराव गोविंद राव क्या है ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये संगठन निम्न जाति के लोगों के क्या है, ये जो संगठन है निम्न जाति के लोगों के मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। फूले ने जाति व्यवस्था की जाति व्यवस्था के अन्याय की भर्त्सना की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। छुआछूत के नियमों की क्या है घोर निंदा की, तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना है। अगला देखिए क्वेश्चन 18 नंबर, बाजार से आप क्या समझते हैं? जो बाजार है इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको आंसर देना है। 3 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए बाजार आमतौर पर वो स्थान माना जाता है, जो बाजार है आमतौर पर वो स्थान माना जाता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। दैनिक लाचार क्या है दैनिक लाचार में बाजार शब्द का अर्थ विशेष बाजार हो जाता है, जैसे क्या है कारों का बाजार या बने बनाए कपड़ों का बाजार। इसी से संबंधित एक अर्थ एक विशेष संवाद सेवा की मांग का दायित्व, जैसे कंप्यूटर विशेषज्ञों का बाजार, अतः बृहत अर्थ बाजार व्यवस्था के लगभग समान होता है। स्टूडेंट देखिए इसमें जो कंप्यूटराइज यानी जो PDF बना है एक प्रकार से इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो चुका है स्टूडेंट। क्या इसमें आपको वर्ड में थोड़ा गड़बड़ी आपको नज़र आ रहा हो, इसमें वर्ड जैसे यहाँ पर वर्ड ही नहीं है, तो इसको प्लीज़ आप लोग जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आपको आंसर क्या है बुक में या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप पूरा डिटेल में समझ लीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो 18 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा? देखिए इसका आंसर आपको स्टूडेंट मिलेगा कहाँ पर, इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा आपके क्वेश्चन बैंक में। जाएंगे ढूंढेंगे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं लिखिए या कुछ विशेषताएं बताइए जो सामाजिक स्त्रीकरण है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का आपका प्रश्न है। उत्तर देखिए सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से, यानी जब अभी आप कॉपी में लिखिएगा, अब ये नहीं कि आप तुरंत पूरा क्या है डायरेक्ट ही आपको क्या है कुछ विशेषताएं के बारे में लिखते चले जाइएगा। अब जैसे हेडिंग पूछ लिया गया कि सामाजिक स्त्रीकरण की 3 विशेषताएं बताइए, तब आप वहाँ पर आप क्या करेंगे, तब वहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लिखने चले जाएंगे, वहाँ पर आपको ये वाला जरूर ये वाला जो लाइन है ये जरूर आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको भैया? ये देखिए आपको लिखना क्या है, देखिए ये देखिए कि सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से या निम्नवत है या निम्नलिखित प्रकार से है, ये जरूर आप लिखिएगा ताकि एग्जामिनर का जो एंगेजमेंट है आपकी कॉपी पर बना रहे और उसे पता चले भैया कि लिखने का बच्चों को कॉपी के लिखने के तरीका क्या है मालूम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैं दिखा दूँ आपको स्टूडेंट, देखिए सबसे पहला क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का क्या है प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है, समाज की एक क्या है विशिष्टता है। दूसरा है सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है,
सामाजिक जो स्त्रीकरण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तीसरा है सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा का समर्थन भी मिलता है, जो कि सामाजिक स्त्रीकरण की ये कुछ विशेषताएं हैं। 3 ही विशेषताएं बताए हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपका फिक्स है समाजशास्त्र में। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। जो भारत में हो रहे हैं पर्यावरणीय आंदोलन, उनके बारे में आपको नाम लिखना है। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न है। उत्तर देखिए, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम इस प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से इसका नाम दिया हुआ है। सबसे पहला है आपका क्या है, विश्नोई आंदोलन। सबसे पहला ये एक आंदोलन है, विश्नोई आंदोलन। दूसरा आपका चिपको आंदोलन, क्या है, दूसरा आपको चिपको आंदोलन। तीसरा है अयुप्पो आंदोलन। चौथा आपका साइलेंट घाटी आंदोलन। पांचवा आपका जंगल बचाओ आंदोलन। 6 है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा 7वां है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। ये कुछ भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है, जो कि क्या है, इस प्रकार से है। अब भैया यही जो हमने आपको आंदोलन बताया है, ये आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है। यही आपका क्या दीर्घ में पूछ लिया जाता, तो इसके बारे में आपको भैया डिटेल में आंसर देना पड़ता। क्या है इसके बारे में आपको, जैसे विश्नोई आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, अयुप्पो आंदोलन क्या है, जंगल बचाओ आंदोलन क्या है, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर आपको देना पड़ता। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा, ध्यान से अब देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ चुका है। देखिए देखिए क्या है, भारतीय जनजातियों में विवाह की, ये हमारा देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि समाजशास्त्र में आपका 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। पूरे का हम सोल्यूशन बताने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया था, आपको प्रॉमिस किया था स्टूडेंट को पूरी वीडियो का सोल्यूशन देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इसको लिखने में और इसकी क्या है, इसको रिसर्च करने में हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए हम ऐसा ला रहे हैं वीडियो, तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, 2 लोगों के पास कम से कम आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में। आपके साथ में आपके फ्रेंड है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, भारतीय, देखिए खास कर ये 6 ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके समाजशास्त्र में, 6 नंबर का एक होता है प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनजातियों में विवाह की विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। जो भारतीय जनजातियां हैं, जनजातियों की बात हो रही है, तो इनके देखिए इनके बारे में आपको बताना है। एक जनजाति होती है और एक आपका क्या है, अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आ सकते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए जनजातीय समाज में विवाह के विभिन्न तरीके क्या है प्रचलित हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैं दिखा दूं आपको स्टूडेंट। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो विवाह आपका क्या है, सबसे पहला है परिविच्छा विवाह। परिविच्छा विवाह किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए परिविच्छा। इसमें लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता के घर रहकर क्या उन्हें अपनी उपयुक्तता परिचय देना होता है, जैसे असम की कुकी जनजाति में होता है ये विवाह, परिविच्छा विवाह, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, दूसरा विवाह देखिए, दूसरा जो है हमारा सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है, यहाँ पर देखिए कन्या का मूल्य क्या है, कन्या का मूल्य अदा न कर पाने की स्थिति में लड़का क्या है, कन्या के माता पिता के घर रहकर उनकी सेवा करता है, जैसे बेगावा क्या है बिरहोर जनजातियों में होता है सेवा विवाह। यानी माता पिता के जैसे अब हमारी शादी हो रही है और कोई कन्या है, यानी जिससे हमारी शादी हो रही है, तो वहाँ पर उस कन्या के उसके माता पिता पर हमें रहकर, यानी उनके घर पर रहकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। एक प्रकार से उन कन्या का क्या है अदा करना, जो उनका पालन पोषण हुआ उनका उतारना। समझ में आ गया स्टूडेंट? मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। उसके बाद में देखिए क्या है, तीसरा क्रय विवाह। क्या है, क्रय विवाह, यानी एक प्रकार से मूल्य, यानी जिसको क्रय कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता को एक निश्चित धनराशि देनी होती है, जैसे ओराव, नागा, गारो, संथाल जनजाति में होते हैं। यानी कोई कन्या, जैसे मेरी जिससे शादी में एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ स्टूडेंट, अब मेरी नहीं शादी, कोई दूसरे की भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्रय विवाह का तात्पर्य है कि जैसे जो कन्या है, कन्या जो है उसको क्या है, जो कन्या है उसके माता पिता को धनराशि यानी पैसों की क्या लागत देना पड़ती है, जिस प्रकार से हम दहेज कहते हैं, दहेज से उल्टा अपोजिट। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए चौथा, देखिए चौथा क्या है आपका, परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह में देखिए क्या होता है, परीक्षा विवाह में देखिए कि विवाह जो है आपका, विवाह इच्छुक लड़के को अपनी क्या शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होती है। जैसे भील जनजाति में विवाह इच्छुक लड़के को जो है अपनी शारीरिक शक्ति से परीक्षा देनी होती है, जैसे एग्जाम्पल के साथ में भी बताया गया कि भील जो जनजाति में होते हैं ये परीक्षा विवाह होता है। उसके बाद में देखिए पांचवा
पांचवा कौन सा विवाह है? विनिमय विवाह। विनिमय विवाह में होता है, ये देखिए, कि लड़के को अपने विवाह के साथ ही कन्या के भाई से अपनी बहन का विवाह करना होता था। इस तरह के विवाह का प्रचलन अधिकांश जनजातियों में होता है, अभी भी हो रहा है स्टूडेंट। विनिमय विवाह का होता है कि यानी अदला बदली, जैसे कि मेरी बहन है और जो मैं जिसकी बहन से शादी कर रहा हूँ तो उसका अपोजिट, जैसे कि मेरी बहन से शादी क्या है, मेरी बहन की शादी उसके भाई से होगी और उसकी बहन की शादी मेरी से होगी, तो सेम अपोजिट विनिमय विवाह भी यही होता है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए अगला अगला क्या है विवाह भैया? हरण विवाह। हरण विवाह में आप लोगों को पता ही होगा, लड़की क्या है, लड़का लड़की का बलपूर्वक ले जाकर विवाह करता है, जैसे गोंड और संथाल जनजात में होती है। तो ये भैया भारत में जो जनजातियाँ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो भारत में भैया जनजातीय समाज है उनमें ये कुछ विवाह के तरीकों हैं जो कि इस तरह से बताया गया है। 6 प्रकार के हैं, इतना लिख देंगे भैया तो 6 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक और प्रकार के विवाह है, इसमें 6 हमने बता दिया है। किसमें? भारत में जनजातियों की विवाह में देखिए 6 प्रकार के हमने बताया है, अभी 2 और हैं, दोनों के बारे में और भी हम बता देते हैं। फिलहाल आप उतना ही लिख देंगे तो आपको 6 नंबर दे देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, 7वां देखिए हठ विवाह। हठ विवाह क्या होता है इसमें देखिए, इसमें लड़की क्या है, हठ पूर्वक लड़के के घर में घुसकर बैठ जाती है जब तक कि विवाह नहीं हो जाता, जैसे संथाल व बिरहोई जनजात में ये होता है। उसके बाद में देखिए क्या है, सह पलायन विवाह। सह पलायन विवाह में क्या होता है कि लड़का व लड़की माता पिता से अनुमति न मिलने पर कहीं दूर जाकर विवाह कर लेते हैं, जैसे कि भील जनजात में होते हैं, और ये अभी भी हो रहा है सह पलायन विवाह जिसको कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के भारत में जनजातियों की क्या है विवाह के तरीके हैं जो कि इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना ही आप 6 प्रकार के लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 6 नंबर दे देगा, क्योंकि भैया 50 शब्दों में लिखना होता है, ज़्यादा बड़े में भी नहीं लिखना है, आपको सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। यहाँ पर देखिए 22 नंबर में, दलितों के कल्याण हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। 6 नंबर का आपका एक प्रश्न पूछा गया है, जो दलित है उनके कल्याण हेतु उपयुक्त सुझाव देना है। उत्तर में देखिए क्या है, उत्तर में देखिए दलितों के कल्याण हेतु प्रमुख उपयुक्त सुझाव निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना चाहिए, जो अस्पृश्यता है इसका उन्मूलन करना चाहिए। दूसरा है, उनको सामाजिक अन्याय और विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा है आपका, तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरा क्या है, उनके लिए सार्वजनिक तौर पर धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। चौथा देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये देखिए चौथा, कुओं तालाबों क्या है यहाँ पर देखिए, कुओं तालाबों दुकानों भोजनालय और सड़कों आदि तक उनकी पहुंच पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चाहिए। उसके बाद में देखिए अगला, ये देखिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, लेकिन आपको इतना नहीं आंसर देना है। देखिए 6 हमने बता दिया, क्या है, उन्हें घूमने और संपत्ति अर्जित करने का 6 है। परिवेश अधिकार के साथ में यहाँ पर देखिए 6 नंबर में, उन्हें शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार देने के साथ साथ राजनिधि से अनुदान दिया जाना चाहिए। और 7वां यहाँ पर देखिए क्या है, राज्य सरकारों द्वारा सेवाओं में उनके लिए आरक्षण के प्रावधान को पूर्णतया अमल करना चाहिए। और 8वां यहाँ पर देखिए क्या है, 8वां है, उन्हें लोकसभा और विधानसभा में क्या है विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, 9 नंबर में देखिए क्या है, उनके कल्याण को बढ़ावा देने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए अलग विभागों और सलाहकार परिषदों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद में 10 नंबर देखिए क्या है, यहाँ पर और मैं दिखा दूँ 10 नंबर में, ये देखिए, बंधुआ मजदूरी पर कठोरता पूर्वक क्या है रोक लगानी चाहिए। ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए मैं दिखा दूँ आपको पूरा, ये जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, दलितों के कल्याण हेतु उपयुक्त ये सुझाव दिए गए हैं, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है। इतना आप लिख देंगे, आपको क्या है 6 नंबर कोई नहीं काट सकता। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा हम आपको समझा कर बता रहे हैं। और ये पूरा सोल्यूशन करने में क्या है आपको 3 घंटा लगेगा, लेकिन मैं पूरा सोल्यूशन आपको क्या है 35 मिनट की वीडियो में दे दूंगा। समझ में आ गया? देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, औद्योगिकरण और नगरीकरण का जो परस्पर संबंध है विचार करें, इसके अंतर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों रूप से आपका पूछा जाएगा, दोनों रूप से आपको तैयार कर लेना है। 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, उत्तर में देखिए कि औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के क्या है गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास के कारण बहुत ही कम लोग कृषि कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य
आसान व्यवसाय कर सकते थे। इसके विपरीत औद्योगिकरण समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखाने, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते थे। उदाहरण के रूप में समझिए, ब्रिटेन औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव में ज़्यादातर लोग नगरों में आए, लेकिन इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में ज़्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। यहाँ पर जो औद्योगिक और नगरीकरण का परस्पर संबंध है वो कुछ इस प्रकार से है। वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं, हमने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। समझ में आ गया? 23 नंबर प्रश्न में अगला देखिए क्या है। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रदर्शन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके अनुसार सरकार ने क्या उपाय किए अथवा क्या किए जाने चाहिए, इसके बारे में बताना भैया। यहाँ पर देखिए, आपके अनुसार क्या उपाय किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्या पूछा गया है? भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रदर्शन के बारे में। उत्तर में देखिए क्या है। भूमिहीन कृषि मजदूर तथा प्रदर्शन करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके अनुसार सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय क्या है? निम्नवत है। यानी कुछ इस प्रकार से प्रमुख जो उपाय किए गए हैं वो निम्नवत है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पट्टेदारी समाप्ति तथा नियम अधिनियम। जो पट्टेदारी समाप्ति तथा नियम अधिनियम है, इसके बारे में बताना है। देखिए, इस कानून के द्वारा बटाईदारी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। पश्चिमी बंगाल तथा केरल जहाँ की साम्यवादी सरकारें थी, वहाँ पट्टेदारों को जमीन पर अधिकार दिया गया। दूसरा यहाँ पर देखिए, जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन। जमींदारी की स्थिति किसानों तथा राज्यों के मध्य बिचौलिए की थी। सरकार ने बड़े ही प्रभावशाली तथा गहन रूप से अधिनियम को पारित कर इस व्यवस्था को खत्म किया। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। उसके बाद में देखिए और है, तीसरा है विधिक रूप से बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। गुजरात में, यहाँ पर देखिए, गुजरात में हलपति व्यवहार तथा उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी की प्रथा, कर्नाटक में जीता व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप से समाप्त किया गया। जैसे कि अब आप लोगों ने समझा होगा, बंधुआ को आपको जानते होंगे, जो कि गुजरात में हलपति, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बंधुआ, ये आप समझ सकते हैं। गुजरात में हलपति कहते हैं जो बंधुआ लोग होते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार में बंधुआ कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? उसके बाद में देखिए 6 नंबर, भूमि की चकबंदी। देखिए, समझिए क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको सेम कॉपी में लिखना है, पूरा डिटेल में ऐसे ही आंसर देना है। और यहाँ पर जो रेड दिया हुआ है, यानी जो रेड हेडिंग पड़ा है, इसको आपको ब्लैक में लिखना है, यानी पूरी डिटेल में ब्लैक से लिखना है। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। समझ में आ गया? आंसर देखिए क्या है। भूस्वामी किसानों को 1 या 2 भूमि का बड़ा आकार वाला भाग दिया जाना चाहिए। इसे स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य किसी भी रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इससे किसानों की कार्यक्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। भूमि के चकबंदी में। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, भूमि हदबंदी अधिनियम का प्रावधान। देखिए, ये क्या है कि इस अधिनियम के अनुसार भूस्वामियों के द्वारा रखी जाने वाली जमीन की अधिकतम सीमा तय की गई। इसके अलावा भूमि की पहचान कर उसे भूमिहीनों के बीच वितरित करने की जिम्मेदारी सरकार द्वारा दी गई। तो ये हमारा जो है 6 प्रकार का, हमने एक प्रकार से वो बता दिया है। भूमिहीन कृषि द्वारा प्रदर्शन करने वाले मजदूरों को हितों में रक्षा करने के लिए जो सरकार है, या हमारे अनुसार सरकार ने क्या उपाय किए, इसके बारे में बताना था। इतना आप लिख देंगे भैया, 6 नंबर मिल जाएगा। 6 पॉइंट है, 6 हेडिंग है, समझ लीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है, देखिए 25 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला, परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व है। सभी समाजों में परिवर्तन निश्चय ही होता है। ये संभव है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की मात्रा भिन्न हो, परंतु सामाजिक परिवर्तन में ना होने की कोई संभावना नहीं होती। समाज निरंतर परिवर्तनशील रहा है।
दूसरा देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन में कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। संसार के सभी देशों में सामाजिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन सभी कालों में होता आया है। ये यानी भूतकाल, जैसे भूतकाल जो बीत चुका, प्रेजेंट आप लोगों को जो चल रहा है, और जो आने वाला है फ्यूचर। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये सभी क्या है, कालों में चलता आया है। और उसके बाद में देखिए क्या है, देखिए क्या है, तीसरा देखिए सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। भौतिक वस्तुओं का माप आसान होता है, जबकि अभौतिक वस्तुओं की प्रकृति गुणात्मक होती है। क्या है? गुणात्मक होती है। इस कारण परिवर्तन भी अमूर्त है तथा अमूर्त तथ्यों को मापन क्या है, संभव बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये जो सामाजिक परिवर्तन था इसका हमने आंसर दे दिया है। 3 पॉइंट हमने लिखा है। उसके बाद में देखिए अब सामाजिक आंदोलन क्या है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में बता दिया। सामाजिक जो आंदोलन है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का जन्म किसी संकट या समस्या के कारण ही होता है। क्या है? सामाजिक आंदोलन में प्रत्येक सामाजिक का जन्म किसी संकट या समस्या के कारण ही होता है। दूसरा देखिए क्या है, किसी भी आंदोलन को सामाजिक आंदोलन उसी समय कहा जाएगा जब उसमें क्या है, समाज की अनेक व्यक्तियों सम्मिलित हो। तीसरा है, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन या क्या आंदोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है। इस संगठन के द्वारा ही आंदोलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई जाती है। चौथा है, सामाजिक आंदोलन में परिवर्तन की एक निश्चित दिशा होती है। समझ में आ गया? तो सामाजिक आंदोलन और जो सामाजिक परिवर्तन था इसके बारे में हमने डिटेल में आंसर दे दिया है। इतना आप लिख देंगे, 6 नंबर आपका कन्फर्म है। देखिए एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि भैया 6 नंबर का प्रश्न आपने दिया है, यानी 6 नंबर का प्रश्न का आपने आंसर दिया है। ये नहीं कि आप 2-4 लाइन में लिखे 6 नंबर आपको दे देगा भैया, क्योंकि वो क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरीके से इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अगला देखिए हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन है, खासकर किसका, लघु उत्तरीय प्रश्न का। ये आप लोग याद रखिएगा, 6 नंबर प्रश्न भी इसको कह सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, जनसांख्यिकीय का अध्ययन समाजशास्त्र के किस महत्वपूर्ण, क्या है, जनसांख्यिकीय का जो अध्ययन है समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। उत्तर में देखिए स्टूडेंट, थोड़ा आपको क्या है, धीमा, क्या है कि इस प्रकार का थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा। देखिए उत्तर देखिए, मूल रूप से समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग क्या है, अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत ही क्या है, इसकी स्थापना का श्रेय कुछ जनसांख्यिकियों को ही जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 2 विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। उदाहरण के रूप में समझिए, उसने क्या है, जन स्वास्थ्य प्रबंध के क्या है, आरंभिक रूपों के, यहाँ पर आरंभिक लिखा है, आरंभिक रूपों के, ये या होगा रूपों के विकास में आरक्षी, जिसको पुलिस और कानून व्यवस्था के अनुपालन में कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में कराधान, क्या है, कराधान और राजस्व उत्पादन में और नगरों की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार के जनसांख्यिकियों का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि देख सकते हैं। इसका आंसर थोड़े में ही छोटा आपको लिखना पड़ेगा, इतने में ही आपको लिख देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इतना इसका आपको इतने में लिख देना है, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाएगा। देखिए राइटिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कॉपी आप लिखने जा रहे हैं, आपको लिखने का तरीका मालूम है, राइटिंग आपकी अच्छी बैठ रही है, तो आपको कोई भी नहीं फेल कर सकता। वहाँ पर उस सब्जेक्ट में आपको नंबर भी मिलेगा भैया पूरा। अब जैसे इसमें 6 नंबर का है, अब आपने राइटिंग से नहीं लिखा तो वहाँ पर 4 नंबर 3 नंबर भी दे देगा। आपने सही से लिखा है, यानी पूरे आंसर का आंसर जो है, पूरे प्रश्न का उत्तर आपने सही से लिखा है, राइटिंग आपकी नहीं बैठ रही तो वहाँ पर नंबर कटेगा। और आप क्या है, आपको आंसर नहीं आता, आप बना कर भी लिख दे, राइटिंग आपको अच्छी से है और लिखने का तरीका मालूम है कि एग्जामिनर भैया क्या देखता है, आपको फुल नंबर दिया जाएगा। यही भैया क्या है, प्रक्रियाएं चलती आती हैं, ये सबके साथ होता है, ये नहीं कि आप ही के साथ होगा। समझ में आ गया? राइटिंग आप इम्प्रूव कीजिए, हमने वीडियोज में बताया है कि कैसे आप राइटिंग अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। घर पर ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं, एक दिन में इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है हमारा, जो कि खासकर जो समाजशास्त्र, इसमें 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा लगकर पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न, 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। पहले 10 नंबर का होता था, लेकिन अब 8 नंबर का कर दिया गया है। देखिए 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत में महिला आंदोलन के कर्म की व्याख्या कीजिए।
अथवा करके दिया हुआ है। अब जैसे ऊपर वाला आपको भैया नहीं पता है तो ये वाला कर लीजिएगा कि नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी इसका आंसर आपको बुक या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 32 नंबर, हरित क्रांति के कारण धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और भी बिगड़ गई, समझाइए। इसके बारे में बताइए। यहाँ पर अथवा दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या है, अथवा दिया हुआ है। नहीं तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में 33 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। पूरा डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, 150 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। या अथवा करके अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या है, इसकी डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, व्याख्या कर दीजिए। और आपका क्या है 8 16 तो 24 नंबर यहाँ पर आपका जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है खासकर समाज शास्त्र में कन्फर्म है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में पूरा मॉडल पेपर को हमने सोल्यूशन के साथ में बताया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था।